नमस्कार साथियों। आधुनिक विश्व का इतिहास इस पुस्तक में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इटली का एकीकरण। इसके बाद हम जर्मनी का एकीकरण भी अगले लेक्चर में देखेंगे। इटली का एकीकरण किसी एक व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम नहीं था, किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। इटली के एकीकरण में वहाँ के कई महान लोगों का योगदान इसमें रहा, जिसमें से प्रमुख थे कावूर, मैजिनी और गैरिबाल्डी। इटली का एकीकरण किसी एक दिन में भी पूरा नहीं हुआ, इसके भी अलग अलग चरण थे। तो इन दोनों पर प्रश्न बनता है, आप यूँ समझें 4 प्रश्न बन सकते हैं, 5 प्रश्न बन सकते हैं। अकेला कावूर, मैजिनी, गैरिबाल्डी, इन पर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि इटली के एकीकरण में कावूर, मैजिनी और गैरिबाल्डी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। हम शुरू करते हैं इसको। इटली का जो एकीकरण हुआ उससे पहले क्या स्थिति थी? 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इटली कई छोटे छोटे भागों में, राज्यों में विभाजित था और ये राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे और इनमें से कई राज्यों पर विदेशी शक्तियों का भी नियंत्रण था, आधिपत्य था। इटली के देशभक्तों ने, इटली के निवासियों ने कई बार ये प्रयास किया कि इटली एक हो जाए, उसके सभी राज्य एक झंडे के नीचे आ जाएं। लेकिन जो यूरोप की शक्तियां थी, जो स्वार्थी शक्तियां थी, साम्राज्यवादी शक्तियां थी, वो ये नहीं चाहते थे कि इटली एक हो जाए। इसके बाद दूसरे पक्ष में हम देखते हैं कि नेपोलियन का उदय हुआ और नेपोलियन ने जब साम्राज्यवादी नीति के तहत यूरोप में अपना प्रसार करना शुरू किया तो उसने इटली के छोटे छोटे राज्यों को जीता और किंगडम ऑफ इटली का निर्माण किया। किंगडम ऑफ इटली का निर्माण नेपोलियन ने किया और यहां से शुरुआत होती है, एक बेस बनता है इटली के एकीकरण की शुरुआत का। सूत्र में बांधने का कार्य शुरू कर दिया था नेपोलियन ने और नेपोलियन ने संपूर्ण इटली में एक जैसी शासन व्यवस्था, एक जैसा कानून, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का बीज बोया। इसके बाद हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई थी। वियना कांग्रेस ने नेपोलियन को हराने के बाद में जो वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था, वियना कांग्रेस में जो स्वार्थी शक्तियां थी उसने इटली को फिर से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया और इन राज्यों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, शासक थे, वो स्वेच्छाचारी थे, निरंकुश थे। इसके अतिरिक्त इटली के जो भाग थे, लोम्बार्डी, वेनेशिया, इनको ऑस्ट्रियन साम्राज्य का अंग बना दिया गया। परमा, ल्यूका, मेडोना, टस्कनी, इन छोटे छोटे राज्यों को ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्गीय राजवंश को सौंप दिया गया। फिर नेपल्स और सिसिली में ब्रूगो राजवंश का शासक बन गया। रोम पोप के अंडर में ही रहा। सार्डिनिया में पीडमॉन्ट और जेनेवा शामिल कर लिए गए और यह राज्य जर्मनी के विक्टर एम्यूल को दे दिया गया। और जिस प्रकार से इटली को काटा पीटा गया
चीरफाड़ की गई, ऐसी व्यवस्था से इटली की जनता में घोर असंतोष हुआ और इसी वजह से इटली के देशभक्त इटली के एकीकरण का प्रयास करने लगे। क्या बाधाएं थी इटली के एकीकरण में, हम पता करने का प्रयास करते हैं। इटली के एकीकरण में बाधाएं, सबसे जो पहली बाधा हमें नजर आती है वो तो था विदेशी प्रभुत्व, यानी कि इटली में विदेशी प्रभुत्व देश के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा नजर आ रहा था, क्योंकि इटली के जो अधिकांश राज्य थे उन पर साम्राज्यवादी शक्ति ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल कर रखा था और ऑस्ट्रिया ने जिस प्रकार से सप्रेस की नीति, दमनकारी नीति अपना रखी थी, इटली के क्रांतिकारियों को असफलता का सामना करना पड़ रहा था। पोप स्वयं इसका विरोध करता था, रोम का इंचार्ज जो था, रोम के ऊपर पोप का प्रभुत्व था और पोप के राज्य को जीतना पूरे यूरोप की कैथोलिक जनता को नाराज करने जैसा था और यूरोप के जो शक्तिशाली साम्राज्यवादी शासक थे वो पोप का समर्थन कर रहे थे। इसलिए जब तक पोप गद्दी पर था तब तक इटली का एकीकरण उसने नहीं होने दिया। फिर इटली स्वयं में भी प्रांतीयता की भावना थी, राष्ट्रीय एकता का अभाव था और इसको देखते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था कि इटली का एक प्रांत दूसरे प्रांत के विरुद्ध है, एक नगर दूसरे नगर के विरुद्ध है, एक गांव दूसरे गांव के विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में एकीकरण असंभव नजर आता था और स्वयं जो इटली के राज्यों के राजा थे वे भी नहीं चाहते थे कि इटली में एकता स्थापित हो, क्योंकि इससे उनके स्वार्थ पर चोट पहुंचती थी। वे अपनी निरंकुश सत्ता बनाए रखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों में जो इटली वासी थे उनमें एक निश्चित योजना का अभाव था। मैजिनी गणतंत्र को स्थापित करना चाहता था और जो सार्डिनिया के राजनीतिज्ञ थे वे राजतंत्रीय शासन के समर्थक थे। सुदृढ़ राजनीतिक दल का अभाव था, क्योंकि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जो अपने झंडे के नीचे इटली को संगठित कर सके, एकीकरण कर सके। इसीलिए इटली के जो स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। लोगों में इटली के एकीकरण के प्रति जागृति का भी अभाव था। इन सब कारणों से बाधाएं पहुंच रही थी इटली के एकीकरण में। अब हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे संभव हुआ। तो इन बाधाओं के बावजूद भी इटली का एकीकरण हुआ और उसमें सर्वप्रमुख योगदान रहा कार्बोनेरी संस्था का। कार्बोनेरी संस्थाओं का इटली के देशभक्तों ने और राष्ट्रवादियों ने इटली के विभिन्न नगरों में, गांवों में गुप्त क्रांतिकारी समितियां बनानी शुरू की, जिनको वो क्या कहते थे, कार्बोनेरी संस्था। याद रखिएगा, इस अकेले पर प्रश्न आ सकता है, कार्बोनेरी संस्था क्या है, समझाइए। कार्बोनेरी संस्था क्या थी? इटली के देशभक्तों ने और राष्ट्रवादियों ने, क्रांतिकारियों ने इटली के विभिन्न नगरों, गांवों में गुप्त क्रांतिकारी समितियों का निर्माण किया, जिन्हें क्या कहा जाता था, कार्बोनेरी संस्था। और इनका उद्देश्य क्या था? कार्बोनेरी संस्था का उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये यूं कहें कि भाई सभी प्रयासों से, चाहे राजनीतिक हत्याएं करनी पड़े, विद्रोह करना पड़े, सैनिक क्रांति करनी पड़े, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन उद्देश्य में सफलता चाहिए। 1831 तक इस संस्था ने इटली में क्रांति का नेतृत्व किया। इसके पश्चात 1820 में नेपल्स स्टेट के देशभक्तों ने वहां के निरंकुश शासक फर्डिनेंड के विरुद्ध विद्रोह किया। 1821 में पीटमान के देशभक्तों ने विद्रोह किया
और वहाँ के शासकों को वहाँ से हटने पर मजबूर किया। लेकिन यहाँ पर दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति ऑस्ट्रिया ने सेना भेजी। प्रधानमंत्री मेटरनिक ने, चांसलर मेटरनिक ने वहाँ पर सेनाएं भेजी और नेपल्स और पीटमांड के विद्रोह को दबा दिया और उन शासकों को पुनः गद्दी पर बिठा दिया जिनको पीछे हटना पड़ा था। ये तो 1820-21 की क्रांति थी। 1830 की जो क्रांति हुई फ्रांस की, उसका प्रभाव पड़ा परमा पर, मैडोना पर, पोप के राज्यों में इनका विद्रोह हुआ और यहाँ भी ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने सेनाएं भेजी और पुनः यहाँ पर विद्रोहियों को कुचल दिया गया। कैटलबी ये कहते हैं, यहाँ पर कैटलबी एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि 1820-30 के विद्रोहों की असफलता से इटली के नेताओं को ये एहसास हो गया कि जब तक ऑस्ट्रिया का आधिपत्य इटली पर है तब तक स्वतंत्रता और एकता के प्रयास निरर्थक है। फिर 1848 की क्रांति हुई। क्या हुआ उसमें कि 1848 में इटली में जो क्रांति हुई वो मिलान में, वेनिस में, परमा में, मैडोना में यहाँ पर विद्रोह हुए और यहाँ के शासकों को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। फिर इसके पश्चात इटली के एकीकरण में हम देखते हैं कि मैजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा। तो हमने जो पहला प्रश्न किया वो ये था कि किस प्रकार से ये एकीकरण संभव हुआ, क्या बाधाएं थी और एकीकरण किस प्रकार से संभव हुआ। ये दोनों ही पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आएंगे कि इटली के एकीकरण की क्या बाधाएं थी और किस प्रकार से ये संभव हुआ। अब इसमें जो ये महान लोग हैं इनका योगदान किस प्रकार से रहा, तो शुरू करते हैं हम मैजिनी से। ये तीनों जो विभूतियां हैं, तीनों जो नेता हैं, इनको ध्यान से समझना है हमें, क्योंकि इन पर प्रश्न बनता है और आता है। 1815 से 1870 का काल जो था वो इटली के एकीकरण के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल था और इस एकीकरण में जिन नेताओं ने प्रमुख योगदान दिया उनमें मैजिनी है, काबूल है और गैरिबाल्डी है। चर्चा करनी शुरू करते हैं हम मैजिनी से। अब हम शुरू करते हैं मैजिनी। और मैजिनी कौन था? मैजिनी का जन्म 1805 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। और इसके बाद वो पीटमांड की जो कार्बोनेरी संस्था है, जो मैंने अभी बताया था आपको, गुप्त समितियां बनाई गई थी, गुप्त समिति का एक सदस्य बन गया। और इसके बाद में 1830 का जो विद्रोह हुआ उसमें वो बिल्कुल सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना उसने शुरू कर दिया। इसी चक्कर में उसे गिरफ्तार भी किया गया, बंदी बनाया गया, 1 वर्ष तक जेल में रखा गया, फिर उसे देश से निर्वासन दे दिया गया। और मैजिनी को इटली की स्वतंत्रता और उसके एकीकरण का, आप यूं मानिए कि पैगंबर कहा जाता है, दूत कहा जाता है। और देश में एकीकरण के साथ साथ वो वहाँ पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी स्थापित करना चाहता था। जैसे ही उसको क्रांति के बाद निर्वासन मिला, वो वहाँ से फ्रांस चला गया और फ्रांस में मार्सेलीज में रहने लग गया। और वहाँ उसने 1831 में यंग इटली, युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस यंग इटली पर भी अलग से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। इस यंग इटली पर भी अलग से प्रश्न आता है कि यंग इटली किसे कहते हैं, युवा इटली किसे कहते हैं। यंग का मतलब युवा, इंग्लिश और हिंदी का ही फर्क है। स्लाइड में भी मैंने यहाँ लिख रखा है यंग इटली या युवा इटली। आपको याद रखना है कि यंग इटली की स्थापना 1831 में कैवूर के द्वारा, मैजिनी के द्वारा हुई और इसके प्रमुख उद्देश्य ये थे। तो इसने 1831 में मैजिनी ने यंग इटली की स्थापना की। इस स्थापना के द्वारा, इस संस्था के द्वारा मैजिनी ने इटली के निवासियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विचारों का प्रचार किया। अपनी शाखाएं, युवा इटली या यंग इटली की शाखाएं पूरे इटली में स्थापित करनी शुरू की। और
1848 की जो क्रांति हुई उसमें संपूर्ण इटली वासी ऑस्ट्रिया के विदेशी शासन और निरंकुशता के विरुद्ध अगर उठ खड़े हुए तो ये युवा इटली या यंग इटली की लोकप्रियता का ही असर हुआ। 1833 तक इसके सदस्य, मतलब 1831 में शुरू हुई है और 33 2 ही सालों में इसके सदस्य 60,000 से ज्यादा हो चुके थे। अब इस यंग इटली के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, इटली में गणतंत्र की स्थापना करना, इटली को स्वतंत्र करके उसका एकीकरण करना। अब हम देखते हैं इटली वासियों में राष्ट्रीयता का प्रसार किस प्रकार से हुआ। मैजिनी ने यंग इटली के माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया और उसने घोषित किया कि इटली एक राष्ट्र है और राष्ट्र बनकर रहेगा। वो ये सोचता था, समझता था और इस बात को उसे जानकारी थी कि जो इटली के युवा हैं, नवयुवक हैं, वे इसमें जरूर सहयोग करेंगे। वो ये कहता भी था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में सौंप दो। और ये बहुत ही अच्छी बात है, जहां भी क्रांति हो वहां नवयुवक ही आगे आने चाहिए, या कहें कि नवयुवकों के आगे आने से ही क्रांति सफल हो सकती है। इटली वासियों में उसने साहस, देशभक्ति, त्याग, बलिदान की भावनाएं पैदा कर दी और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उसने उनको प्रेरित किया। वो ये कहता था कि स्वतंत्रता के वृक्ष तभी फलते फूलते हैं जब उन्हें खून से सींचा जाए। इस प्रकार मैजिनी ने इटली वासियों में उत्साह, राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावनाओं को भर दिया, जिससे उसे स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। युवा इटली या यंग इटली के 3 नारे थे। कौन कौन से? परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को संगठित करो और इटली को मुक्त करो। आप ये लिख लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है कि 3 नारे कौन से थे? परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को संगठित करो और इटली को मुक्त करो। तो हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में जो जन आंदोलन की भूमिका थी या जन आंदोलन में जो बदला गया, उसका श्रेय यंग इटली को ही होता है। फिर 1848 की क्रांति में मैजिनी ने भाग लिया और रोम के पोप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और इसके बाद यहाँ पर गणतंत्रवादी सरकार की स्थापना हुई। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैजिनी के कार्यों का क्या मूल्यांकन है। हालांकि ये गलत बात है कि मैजिनी के गणतंत्र स्थापित करने के कुछ ही समय बाद फ्रांस के सम्राट लुई नेपोलियन ने पोप की सहायता के लिए फ्रांसीसी सेनाएं भेजी और पुनः रोम को गद्दी प्राप्त हो गई, यानी कि पोप को गद्दी प्राप्त हो गई वहां पर दोबारा से, और मैजिनी को भी वापस रोम छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार हम मैजिनी के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं कि जब पीटमांड के शासक विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ तो मैजिनी को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन मैजिनी उस राष्ट्रीय एकीकरण के समारोह में गया नहीं, क्योंकि जो कल्पना, जो आदर्श मैजिनी ने सोचा था इटली के एकीकरण का, वो स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता था गणतंत्र स्थापित करना, लेकिन यहां पर वापस राजतंत्र ही स्थापित हो गया, इसलिए वो वहां नहीं गया। लेकिन उसने इटली के नवयुवकों को विदेशी शासन को उखाड़ फेंक कर विद्रोह करने की प्रेरणा दी। इसी कारण आज भी मैजिनी को इटली की स्वतंत्रता का पैगंबर और राष्ट्र निर्माता के रूप में स्मरण किया जाता है और 1872 में इस महान देशभक्त की मृत्यु हो जाती है। मैजिनी की सबसे बड़ी देन ये थी कि जिस युग में इटली में स्वतंत्रता के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, उसने राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया, इटली में एकीकरण की आधारशिला रखी और इटली वासियों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाओं को जागृत। यहां पर एक इतिहासकार है हेजन, वो ये कहते हैं कि मैजिनी की क्षमता का अब तक कोई निर्भीक
नैतिक आचरण और विचारशील, मृदुभाषी और उत्साही नेता नहीं देखा गया है। ये मैजिनी ही था जिसने अपने देशवासियों में राष्ट्रीयता का, स्वतंत्रता की उत्कृष्ट भावना पैदा की। फिर अगला हम करते हैं चर्चा, वो है काबूल। काबूल के कार्य, काबूल के उद्देश्य हम चर्चा करते हैं। काबूल का जन्म हुआ था 1810 में और ये एक प्रभावशाली उच्च वंशीय कुलीन वर्ग में पैदा हुआ था। सेना में इंजीनियर पद पर इसने काम किया और 1848 में इसने एक मैगजीन का, एक पेपर का पब्लिकेशन शुरू किया और धीरे धीरे अपने विचारों से ये पीडमांट और इटली के अन्य राज्यों में प्रसिद्ध होने लगा। 1848 में पीडमांट के विधान परिषद का ये सदस्य निर्वाचित हुआ। वहाँ उसने कई जनहित के कार्य किए, कानून पास करवाए और 1850 में उसे वित्त और उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया और उसके कार्यों से प्रभावित होकर विक्टर इमैनुअल ने उसे 1852 में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री के पद पर उसने किस प्रकार से कार्य किए, काबूल में? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पीडमांट का जब प्रधानमंत्री था तो उसने आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया। कई क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, व्यापार, कृषि, चर्च, इन क्षेत्रों में उसने सुधार करने का प्रयास किया और कई महत्वपूर्ण कानून पास करवाए सुधार हेतु। सेना की पुनर्व्यवस्था की, सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, आधुनिक शस्त्रास्त्रों की व्यवस्था की गई और इन सब प्रयासों से पीडमांट इटली का एक शक्तिशाली राज्य बन गया। और काबूल तो ये भी चाहता था कि सार्डिनिया पीडमांट के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण और इटली की स्वतंत्रता स्थापित हो। इसीलिए काबूल के अपने उद्देश्य भी इसी प्रकार से थे कि सार्डिनिया और पीडमांट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाए और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए यूरोप के शक्तिशाली देशों से सहायता प्राप्त की जाए। और इसी के चलते क्रीमिया का युद्ध हुआ रूस और टर्की के बीच में, जिसमें काबूल ने इंग्लैंड और फ्रांस को अपने पक्ष में कर लिया और ये काबूल की एक महान उपलब्धि थी। इतिहासकार कहते हैं कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का निर्माण हुआ। क्यों? कि काबूल ने इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए 18,000 सैनिक रूस के विरुद्ध क्रीमिया भेजे। इसीलिए इंग्लैंड और फ्रांस जो थे उन्होंने काबूल की हेल्प करना स्वीकार कर लिया। काबूल में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ समझौता किया और जिसमें यह था कि नेपोलियन तृतीय जो है वो इटली और ऑस्ट्रिया के युद्ध में इटली का पक्ष लेगा और उसने इस ऑस्ट्रिया के युद्ध में अपने वचन का पालन करते हुए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 2 लाख सैनिक भी भेजे और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हराया भी। फिर विल्फ्रेंका की संधि हुई, ज्यूरिख की संधि हुई और ज्यूरिख की संधि से लोम्बार्डी का प्रदेश सार्डिनिया को दे दिया गया और यहां से इटली के एकीकरण का कार्य शुरू हुआ। यहां हम देखते हैं काबूल का किस प्रकार से मूल्यांकन हम कर सकते हैं और काबूल की गिनती 19वीं सदी के महान कूटनीतिज्ञों में की जाती है क्योंकि उसने अपनी कूटनीतिक योग्यता से ऑस्ट्रिया को यूरोप की राजनीति से अलग थलग कर दिया। इंग्लैंड का, फ्रांस का, ऐसे
शक्तिशाली देशों का समर्थन प्राप्त किया और अपनी सुदृढ़ स्थिति बनाई। इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान काबूर के द्वारा दिया गया। कैटलबी एक महान इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि मैजिनी एक अव्यवहारिक आदर्शवादी था और गैरीबाल्डी एक महान योद्धा था, लेकिन काबूर के बिना मैजिनी का आदर्शवाद और गैरीबाल्डी की वीरता निष्फल होती। वास्तव में कैबूल द्वारा ही इटली का एकीकरण किया गया। अगला पॉइंट लेते हैं, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में इटली के नीस नगर में, NICE, नीस नगर में हुआ था और राष्ट्रवादियों के संपर्क में आया। मैजिनी का बहुत गहरा प्रभाव था, युवा इटली का सदस्य बना और 1848 के विद्रोह में भाग लिया, लेकिन पकड़ा गया, मृत्युदंड दिया गया, लेकिन किसी तरह से बचकर दक्षिण अमेरिका भाग गया। 14 वर्ष तक दक्षिण अमेरिका रहा और यहाँ पर छापामार युद्ध का उसे काफी अनुभव प्राप्त हुआ, जो उसे 1860 के एकीकरण में उसने उसका काफी सहारा लिया। गैरीबाल्डी ने क्या किया? गैरीबाल्डी के कार्य क्या क्या थे याद रखिएगा। मैजिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी और गैरीबाल्डी ने लाल तुर्की दल, जिस प्रकार से मैजिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी, गैरीबाल्डी ने एक सैनिक दल का गठन किया जो लाल कुर्ती दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब गैरीबाल्डी ने 1848 के विद्रोह के बारे में सुना तो अपने लाल कुर्ती सदस्यों के साथ वो इटली आया और उसने अपनी सेनाएं, अपनी सेवाएं पीटमान के शासक को अर्पित की, लेकिन पीटमान के शासक ने वो सेवाएं स्वीकार नहीं की। फिर गैरीबाल्डी ने छापामार दल बनाकर लोम्बार्डी के देशभक्तों की सहायता करना शुरू किया और वहां से बाद में उसे भागना पड़ा दक्षिणी अमेरिका। फिर 1854 में वो इटली वापस आया, सार्डिनिया के निकट एक टापू खरीदा और वहां पर रहने लगा। यहाँ कैबूल ने गैरीबाल्डी को पीटमान के शासक विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में इटली में वैध राज सत्ता स्थापित करने की सहायता देने के लिए राजी किया। और जब 1859 में पीटमान का ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ तो गैरीबाल्डी ने पीटमान के सैनिकों की सहायता की। 1860 में गैरीबाल्डी के लाल कुर्दी सैनिकों ने सिसिली पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार जमा लिया। फिर नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। गैरीबाल्डी बहुत उत्तम सेनापति था। गैरीबाल्डी रोम पर भी अधिकार करना चाहता था क्योंकि रोम एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन काबूल इस बात से चिंतित था कि रोम पर अगर आक्रमण किया गया तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया नाराज हो सकते हैं। बाद में जनमत संग्रह किया गया। नेपल्स और सिसिली के जो राज्य थे वो सार्डिनिया और पीटमान को दे दिए गए। फिर सार्डिनिया और पीटमान के राजा विक्टर इमैनुअल ने गैरीबाल्डी को पुरस्कार देने का प्रयास किया, उपाधियां देने का प्रयास किया, लेकिन गैरीबाल्डी ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई और दूसरी चीज नहीं चाहिए, स्वतंत्र इटली अमर रहे। इसके बाद गैरीबाल्डी अपने गांव कैप्रेरा चला गया और वहां खेतीबाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। इटली का एकीकरण, जिसमें इन महान विभूतियों में गैरीबाल्डी की गणना सबसे ऊपर होती है। उसकी वीरता, संगठन शक्ति, त्याग भावना, देशभक्ति बहुत ही अनमोल है और इटली के एकीकरण के लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। सैन्य बल की शक्ति पर उसने सिसिली जीता, नेपल्स जीता और त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए ये दोनों प्रदेश किसको दे दिए? सार्डिनिया और पीटमान के शासक विक्टर इमैनुअल II को दे दिए। तो ये इस प्रकार से हमने इन तीनों महान नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण। ये प्रश्न आता है इसका भी।
कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों पर आप प्रकाश डालिए। पहला जो चरण था इटली का एकीकरण का, उसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनते रहिएगा। प्रदेशों के नाम आपको नए लग रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में समय लगे, इनको आप लिखते रहिए। काबूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को नीस और सेवाय नामक प्रदेश देने का आश्वासन किया और उसके बदले में 2 लाख फ्रांसीसी सैनिकों की सहायता प्राप्त की। हमने पीछे देखा कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के युद्ध में सहयोग किया और जिससे ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी का प्रांत ले लिया गया और पीडमांट संघ में सम्मिलित कर लिया गया। ये एक पहला चरण कंप्लीट होता है। दूसरे चरण में परमा, मेडोना, टस्कनी, रोमागना, ये उत्तरी जो इटली के छोटे छोटे प्रदेश थे उनसे संयुक्त विचार किया गया और उनको पीडमांट संघ में शामिल कर लिया गया। ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी फ्रांस की सहयोग से, काबूर की कूटनीति से फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से सहमति प्राप्त कर ली गई। जनमत में भी ये सिद्ध कर दिया गया कि ये जो छोटे राज्य हैं वो पीडमांट संघ में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए उत्तरी इटली के छोटे छोटे राज्यों को ये पीडमांट संघ में शामिल कर लिया गया। ये इस प्रकार से इटली का दूसरा चरण भी पूरा हुआ एकीकरण का। तीसरा चरण 1860 में शुरू हुआ जब सिसिली की जनता ने नेपल्स के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ पर प्रसिद्ध देशभक्त गैरिबाल्डी ने अपने लाल कुर्ती दल के 1000 सैनिकों के साथ में सिसिली की सहायता की और वहाँ के राज्य को हराकर सिसिली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नेपल्स और सिसिली पर अधिकार करने के बाद में त्याग और देशभक्ति का परिचय देते हुए गैरिबाल्डी ने ये दोनों ही प्रदेश पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल को दे दिए और ये सभी प्रदेश पीडमांट संघ में शामिल हो गए। इससे अब इटली के एकीकरण का तीसरा चरण भी पूरा हो गया। अब केवल रोम और वेनेशिया ही बाकी रह गए थे पीडमांट संघ के सदस्य बनने से, तो वो हुआ चौथे चरण में पूरा। 1866 में इटली और प्रशा के बीच में संधि हुई और ये कहा गया कि इटली ने युद्ध में प्रशा का साथ अगर दिया तो विजय मिलने पर ऑस्ट्रिया से वेनेशिया का प्रदेश इटली को दे दिया जाएगा। 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ और प्रशा इसमें जीता और जीतना भी था क्योंकि प्रशा के चांसलर बिस्मार्क के इशारे पर विक्टर एम्यूअल ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। तो ऑस्ट्रिया इसमें कंफ्यूज हो गया, उसके 2 पक्ष खड़े हो गए, तो उसे प्रशा से युद्ध करना पड़ा और दूसरा उसे वेनेशिया पर भी मोर्चा खोलना पड़ा। और अंत में संधि की जो शर्तें हुई थी, बिस्मार्क ने अपने वचन का पालन करते हुए विक्टर एम्यूअल सेकेंड को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया ले लिया और वेनेशिया को भी पीडमांट संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार से विक्टर एम्यूअल ने अपनी सेनाएं रोम भेजी, रोम पर अधिकार किया और इटली का एकीकरण पूरा हो पाया और रोम को उसकी राजधानी बनाया गया। ये इटली के एकीकरण का अंतिम चरण था। इस प्रकार 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। हम कह सकते हैं कि मैजिनी का नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार और काबूर की कूटनीति, विक्टर इमैनुअल की सूझबूझ और हजारों देशभक्तों के बलिदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। यहाँ मैरियट नामक विद्वान लिखते हैं कि मैजिनी ने इटली की आत्मा, काबूर ने मस्तिष्क और गैरिबाल्डी ने तलवार और विक्टर इमैनुअल ने शरीर बनकर राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य को पूरा किया और उसकी दास्ता की बीड़ियों को काट डाला। इटली के संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं हमने उसे पूरा करने का प्रयास किया। यहाँ से हम इटली को शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण, क्या बाधाएं थीं, किस प्रकार से एकीकरण हुआ, मैजिनी का क्या योगदान था, काबूर का क्या योगदान था, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, फिर इटली के एकीकरण में कितने चरण थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे चरण में रोम के ऊपर नियंत्रण करने के बाद इटली का एकीकरण संपन्न हुआ।